आज हम अगला पॉइंट जो क्लास 12 बायोलॉजी का पढ़ने जा रहे हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस यानी भ्रूण परिवर्तन। बहुत ही शानदार पॉइंट है, समझने की इसका पूरी कोशिश करना जिससे कि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो। भ्रूण परिवर्तन के बारे में हमने सीखा, इसका परिवर्तन किस तरह से होता है, यानी एक प्रकार से इसका डेवलपमेंट किस तरह से होता है। एम्ब्रियोजेनेसिस जिसको हम कहते हैं कि भ्रूण का परिवर्तन होना ही एम्ब्रियोजेनेसिस होता है। तो हमने बीजांड के बारे में पढ़ा, एक बार वापस इसको देखो कि ये भ्रूण कोश है, ये अध्यावरण हो गए, इस भ्रूण कोश में ये अंडकोशिका हो गई आपके अंड समुच्चय, और ये प्रतिमुखी कोशिका हो गई, ये द्वितीय विभेदक हो। ठीक है, यहाँ तक आपके समझ में भी है। अब आज जो अंडकोशिका है ना, अंडकोशिका इस नर केंद्र को सगे निवेदना निषेचन हो ना, और प्राथमिक निषेचन हो, और प्राथमिक जो निषेचन हो ना विगत दौरान का को निर्माण हो गया, बताओ युग्मनज को निर्माण हो गया, युग्मनज बनेगा यानी जाइगोट बन जाए। अब वो जो जाइगोट बन गो या युग्मनज बन गो, इनमें जो कोशिका है केंद्रक है ना इसमें, और इसमें क्या होगा, विभाजन होगा। ठीक, भ्रूण का परिवर्तन हम पढ़े, तो एक प्रकार से युग्मनज में यानी इस जाइगोट में क्या होगा, विभाजन। विभाजन होने के फलस्वरूप यहाँ देखो इधर से ये जैसे मान लीजिए आपका जाइगोट, दो विभाजन बताए मैंने, एक तो होता है आपके ट्रांसवर्स यानी अनुप्रस्थ विभाजन, और एक विभाजन होता है लॉन्गिट्यूडिनल यानी अनुलंब या अनुदैर्ध्य विभाजन। अनुलंब या अनुदैर्ध्य विभाजन चलता है वो सीधा चलता है इस तरह से, और ट्रांसवर्स या ये अनुप्रस्थ जो चलता है वो इस तरह से चलता है। तो यहाँ इसमें पहले इस युग्मनज के अंदर कौन सा विभाजन होगा, अनुप्रस्थ विभाजन। अनुप्रस्थ विभाजन हो जाएगा इस तरह से, हो गया। यहाँ से देखना आप, यहाँ जैसे ये आपकी युग्मनज का निर्माण हो गया यहाँ संलयन होने से, तो यहाँ अनुप्रस्थ विभाजन होने से दो कोशिकाएं बन गई। अब दो कोशिका बन गई ना, इन्हें तो कहना आप शीर्ष कोशिका हेड होगा साहब, और इन्हें कहते हैं आप बेसिक या आधारी कोशिका। आधार हो दो कोशिका बन गई, एक तो शीर्ष में जना शीर्ष कोशिका बोलती है, और एक आधार पर होगी जना आधारी कोशिका बोलती है। अब जो शीर्ष कोशिका जब आप टेंडर लियो तो निभाती हो पर लिखो में टेंडर निभाना होता है, और जो आधारी कोशिका वो लिखो में टेंडर लियो मतलब बीजांड द्वार के हो। ठीक है, तो कोशिका बनी। अब आपका थोड़ा सा जूम कर लिया तो बढ़िया बात से देखो, ठीक, ये अनुप्रस्थ विभाजन हो गया। अंड को आज शीर्ष कोशिका और आकांक्षी है आधारी कोशिका। अब आज शीर्ष कोशिका है ना, इनमें विभाजन हो लो अनुलंब विभाजन। एक बार अनुलंब विभाजन हुआ, कितनी कोशिका बन गई इसकी, दो। एक बार और हो जाएगा अनुलंब विभाजन, तो कितनी कोशिका बन गई बताओ, चार। दो अनुलंब विभाजन हो गए, कौन सी कोशिका में, शीर्ष कोशिका। एक बार आधारी कोशिका को छोड़ना, शीर्ष कोशिका में कितने विभाजन हो गए, दो। दो अनुलंब विभाजन होगा, और दो अनुलंब विभाजन होगा सुखाई हो रहे, चार कोशिका बन गई। यानी एक प्रकार से ये क्वाड्रेटाइल बन गया, यानी चतुष्टांक बन गया। ठीक, चार कोशिकाओं का समूह बन गया। किस विभाजन के फलस्वरूप बना, अनुदैर्ध्य या अनुलंब विभाजन के फलस्वरूप बन गया। अब आगे देख, तो कहने का मतलब
इन चार जो कोशिका बनी ना, अभी का मान लिया कि अनुप्रस्थ विभाजन होता है, अनुप्रस्थ विभाजन होता है कितना बनेगा 8 कोशिका बनेगी। देखो आ तो शीर्ष कोशिका, आपको थोड़ा सा साइड में लिखा शीर्ष कोशिका, समझिए ना, बिल्कुल समझने की बात है। शीर्ष कोशिका, शीर्ष कोशिका में 2 विभाजन होगा, कौन सा अनुलंब, एक विभाजन से 2 कोशिका बनेगी, 2 विभाजन से कितनी बनेगी बताओ 4 कोशिका बनेगी, कितनी कोशिका बनेगी 4। अब आ 4 कोशिका विभाजन या बाद में इनमें कौन सा विभाजन अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ विभाजन होता है 4 की कितनी बनेगी 8 कोशिका बनेगी, 8 कोश की ये शीर्ष कोशिका हो गई है, 8 कोशिकीय शीर्ष कोशिका हो गई। अब इसमें क्या होगा कि एक विभाजन होगा जिसको हम बोलेंगे पेरिक्लिनिकल, यानी एक प्रकार से परिणत विभाजन, परिणत विभाजन हो जाएगा उनसे शीर्ष कोशिका 8 कोशिका तो ठीक, इनमें कौन सा विभाजन हो परिणत विभाजन, परिणत विभाजन सेम जत्ती कोशिका बनी 32 कोशिका और बनेगी भी नहीं कहते परिणत विभाजन, तो 32 कोशिका 8 तो शीर्ष और 8 और बनेगी सारी नहीं मान लो 8 बनेगी 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कोशिका मान लो और बनेगी, 8 ये बनेगी 8 और बनेगी, कितनी कोशिका होगी रे 16, समझ गए आगे समझे को ना भाई वो काय होता है कुछ ही को ना बस विभाजन होता है वो रहता है ना, तो 8 कोशिका बनेगी जब बताओ कितना विभाजन हो जाएगा 3 विभाजन होगा मुख्य, एक तो वो अनुलंब शीर्ष कोशिका की बात करें ना, अनुलंब एक विभाजन 2 कोशिका बनेगी 2 3 4 बनेगी, फिर वो अनुप्रस्थ कितनी बनेगी 8, फिर परिणत विभाजन होता है 16 कोशिकीय, वो मतलब शीर्ष भाग बन गो कौन परिणत विभाजन। अब कहीं हो कि ये जो ऊपर की परिधि कोशिका डले है और अन्य बोल दिया आंतरिक कोशिका, अन्य बोल दिया आपका बाह्य कोशिका बोल दिया, 2 नाम अलग अलग काट दिया नया नया, कहीं कि वो तो वो बाह्य कोशिका वो कहीं हो रहा है अंतर कोशिका या आंतरिक कोशिका, ठीक है। अब जो बाह्य कोशिका जने कड़े पड़ रहा था अरे एक बात अरे याद हुआ था है अरे की बात ठीक, तो बात बोला आज जो बाह्य कोशिका जना आ कोशिका समूह बाह्य त्वचा को निर्माण हो रही, यानी एक प्रकार से क्या बन रहा है इसकी एपिडर्मिस का निर्माण हो रहा है, बाह्य त्वचा का निर्माण हो गया है, ठीक है, किससे इन बाह्य कोशिकाओं से, ठीक। और ये जो आंतरिक कोशिका है ना, ये आंतरिक कोशिका का बना ली जो बीज पत्र बना लो को ना, बीज बना लो और बीज का जो पत्र बना ला द्विबीज पात पत्री पात्रों में कितना हो जाए 2 पत्र हो जाए, तो जो बीज पत्र बना ला बीज पत्राधार बनावा में सहायक रही कौन सी आंतरिक कोशिका, एक तो आज आंतरिक कोशिका, एक भी बीज पत्र का मान है भरण उत्तक, भरण उत्तक जी का मान कोर्टेक्स वगैरह भी वगैरह जहाँ आपने जी का मान क्या को मतलब यहाँ एंडोडर्मिस वगैरह के नीचे का जो भाग हो जो भरण उत्तक में हो, यानी एक प्रकार से भरण उत्तक का निर्माण करने में सहायक कौन सी होती है, इसको ग्राउंड टिश्यू कहते हैं, कौन सी कोशिका आंतरिक कोशिका। और एक एदा किससे एदा जिसको हम कैम्बियम बोलते हैं किससे निर्मित होती है, वो प्रोकैम्बियम से, प्रोकैम्बियम से बनती है एदा, बात को में जो आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, तो प्राक एदा से एदा बनती है, तो प्राक एदा का निर्माण भी किससे होता है आंतरिक कोशिकाओं से होता है। तो इस प्रकार से हम देख कर बता सकते हैं कि एक तो आंतरिक कोशिकाओं से किसका निर्माण होगा बीज पत्राधार, बीज पत्र के 2 भाग होते हैं, एक बीज पत्राधार और बीज पत्रापरिक, यानी एक बीज में बात करें तो हाइपोकोटाइल और एक होता है एपिकोटाइल। अब बीज पत्राधार जो होता है नीचे का भाग जो आधार भाग होता है बीज पत्र का, उसका निर्माण करने में सहायक कौन सी होती है आंतरिक कोशिका। एक बीज पत्र में ग्राउंड टिश्यू का निर्माण कौन करती है आंतरिक कोशिका, यानी भरण उत्तक का निर्माण कौन करती है आंतरिक कोशिका, और एक प्राकेदा का निर्माण कौन करती है आंतरिक कोशिका। ये इनके कार्य है, ये इनके कार्य है, ठीक। यहाँ तक आप शीर्ष कोशिका को एक बार छोड़ दो। अब बात हम करें किसकी आधारिक कोशिका। आधारिक कोशिका में क्या होगा कि अनुप्रस्थ विभाजन होगा, कौन सा विभाजन होगा
अनुप्रस्थ। एक विभाजन हुआ कितने बने बताओ? 2 कोशिका बन गई। 2 विभाजन होते ही बताओ कितने कोशिका बनी? 4 बन गई। 3 को विभाजन होते ही बताओ कितने बने? 8 बन गई। तो इस तरह से बताओ 8 कोशिकाओं का समूह बन गया है। तो कितने इसमें केवल कौन से विभाजन होंगे? अनुप्रस्थ, ट्रांसवर्स विभाजन होगा इसमें। ठीक, अनुप्रस्थ विभाजन हो गया। अनुप्रस्थ विभाजन होने से कितने कोशिका बन गई? 8 कोशिका बन गई। कहाँ पर बताओ? आधारीय कोशिका, समझ गए। और उसमें ऊपर वाले में लॉन्गिट्यूडल यानी अनुलंब विभाजन भी चला था। ठीक, तो आधारीय कोशिका ये जो है ना, ये 8 कोशिकाओं का जो समूह है ये बन गया। इस समूह को हम बोलते हैं निलंबक या सस्पेंसर। तो ये निलंबक, तो बताओ आधारीय कोशिकाओं से किसका निर्माण होता है? निलंबक का निर्माण होता है। ठीक है, बता दोगे? निलंबक का निर्माण होता है। यहाँ जो निलंबक है, इससे निलंबक का जो नीचे का भाग जो होता है, इसका मतलब नीचे का भाग यहाँ पर इसका जो मूल शीर्ष भाग भी बोल सकते हैं, इसको मूल शीर्ष वाला भाग हो गया। यहाँ पर अधः स्फीतिका कोशिकाएं पाई जाती है, यानी अधः स्फीतिका का मतलब होता है हाइपोसिस। हाइपोसिस भाग कहलाता है, अधः स्फीतिका कहलाता है। और ये हाइपोसिस जो भाग होता है ये मूलांकुर का निर्माण करने में क्या होता है? सहायक होता है। जो बीज बन गया उसका मूलांकुर यानी जड़ों का निर्माण करने में क्या होता है? ये सहायक होता है। साथ ही साथ इस निलंबक कोशिकाओं में चूसकांक बाहर निकलते हैं, चूसकांक, और वो चूसकांक बाहर निकल करके क्या भ्रूणकोश से पोषण प्राप्त करते हैं, भ्रूणकोश से पोषण प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से निलंबक के कार्य हैं जो कि अपने आप में इम्पोर्टेंट है। ठीक, निलंबक से किसका निर्माण हुआ? चूसकांक का। और चूसकांक किससे जुड़ेगा? भ्रूणकोश से। भ्रूणकोश से जुड़ेगा तो भ्रूणकोश से क्या लेगा? वो पोषण लेगा। तो निलंबक भाग के द्वारा ही भ्रूणकोश का क्या लिया जाता है? पोषण लिया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से इसकी जो नीचे के जो भाग है वो हाइपोसिस यानी अधः स्फीतिका कहलाएगी। और इस अधः स्फीतिका जो भाग है, इस भाग से किसका निर्माण होता है? भ्रूण में मूलांकुर का निर्माण होता है, यानी मूलांकुर। और प्रांकुर किससे बनेगा? आपके आधारीय कोशिका से, शीर्ष भाग से जो बीजपत्र बनेगा। बीजपत्र कितने होते हैं बताओ? 2। अब 2 बीजपत्रों में हम बात करें तो 2 बीजपत्रों में एक भाग मतलब बीजपत्र के 2 भाग हो गए। तो 2 भागों में बात करें तो एक होता है हाइपोकोटाइल और एक होता है एपिकोटाइल। एपिकोटाइल होता है जो कि बीजपत्रोपरिक भाग कहलाता है। बीजपत्रोपरिक भाग कहलाता है। बीजपत्रोपरिक का मतलब होता है ऊपर वाला भाग। और एक होता है हाइपोकोटाइल, इसको बोलते हैं बीजपत्राधार। बीजपत्राधार, बीजपत्राधार का मतलब बीजपत्र का आधार। इसको अभी हमने सीखा कि किससे निर्माण होता है? आंतरिक कोशिकाओं से किसका निर्माण होता है? बीजपत्राधार का निर्माण होता है। 2 भाग बन गए देखो, एक होता है बीजपत्रोपरिक, इस तरह से लिखिए, इसको बोलते हैं एपिकोटाइल, एपिकोटाइल वाला भाग। ठीक, एक होता है बीजपत्राधार, बीजपत्राधार, इसको बोलते हैं हाइपोकोटाइल वाला भाग। समझ गए? तो बीजपत्रोपरिक जो होता है ना, इससे तो बनता है प्रांकुर, इसका निर्माण हुआ प्रांकुर। और बीजपत्राधार से किसका निर्माण होता है बताओ? मूलांकुर का निर्माण। बता सकते हैं इस तरह से हम मूलांकुर का निर्माण होता है। तो देखो यहाँ पर जो अंड कोशिका है उसके सलियन से, नर युग्मक के सलियन से निषेचन हुआ। निषेचन के दौरान युग्मनज का निर्माण हुआ। युग्मनज में ये प्रोसेसिंग होगी, इस तरह से बीज का निर्माण हो जाएगा। किसका निर्माण हो जाएगा? बीज का। तो यहाँ ये जो पूरा भ्रूणकोश है आपके, यह भ्रूणकोश किसमें? बीजांड में है। भाई बीजांड में है। अब हम देखो यहाँ थोड़ा सा गहराई में जाकर देखें। ये था अंडक जो हमने सीखा, अंडक। ठीक है, ये अंडक किसमें पाए जाते हैं? जायांग में। यहाँ इस अंडकों में बीजांड होते हैं। अंडकों में क्या होते हैं? बीजांड होते हैं।
अब हम बात कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ एक बीजांड, उससे बीजांड होते हैं, लेकिन समझने के लिए एक बीजांड की बात हम कर रहे हैं। तो एक बीजांड की बात कर रहे हैं, देखो ये बीजांड हो गया, इस बीजांड में ये पूर्ण कोष हो गया, ये तो अपूर्ण कोष, यहाँ निषेचन हुआ, सलेन हुआ। इसका मतलब ये जो पूरा बीजांड है ना, ये पूरा बीजांड किसका निर्माण कर लेता है? बीज का निर्माण। इसका मतलब हम ये बता सकते हैं कि बीज का निर्माण किससे होगा? बीजांड से होगा। बीज का निर्माण किससे होगा? बीजांड से होगा। तो जो फल बनता है ना हमारा फल, उस फल में बीज का निर्माण किससे होगा? बीजांड से। अब फल कैसे बनेगा? तो देखो यहाँ ये भ्रूण कोष है जो इस बीजांड को, यानी इसको भ्रूण को क्या देता है? पोषण देने का काम करता है। अब यहाँ इस बीजांड के कितने भाग हुए? बीजांड के भाग हमने सीखे। ये जैसे बीजांड है, हो गया। यहाँ बार बार हम एक ही बात दोहरा रहे हैं, देखो समझने के लिए। ये अंड कोशिका, ये प्रतिमुखी कोशिका, ये द्वितीय केंद्र हो गया। यहाँ जैसे मान लीजिए निषेचन होने के फलस्वरूप भ्रूण का परिवर्तन हुआ, भ्रूण के परिवर्तन से किसका निर्माण हुआ है? भ्रूण का निर्माण हो गया। अब इस बीजांड से क्या बनेगा? बीज बनेगा। तो देखो बीज बनाने में कौन कौन सहायक है यहाँ पर? ये जो अध्यावरण है, इसकी ये अध्यावरण है, इन अध्यावरणों से बीज का आवरण बनता है। बीज तो निर्माण किससे हुआ? यहाँ निषेचन क्रिया हो गई, अंडकोशिका का पूर्ण परिवर्तन हुआ, इससे दौरान बीज पत्राधार या बीज पत्रों परिक्षेप बीज का निर्माण हो गया। अब कहने का मतलब जो ये बीज है, इस बीज पर आवरण भी तो बनते हैं। तो बीज पर जो आवरण बनते हैं वो किससे बनेंगे? वो बनेंगे आपके अध्यावरण से। बीजांड पर जो अध्यावरण होते हैं उनसे बनेंगे। तो मतलब बीजांड पर हमने पढ़ा कितने आवरण होता है? द्वितीय अध्यावरणीय होता है बीजांड। अधिकांश पौधों में कैसा होता है? द्वितीय अध्यावरणीय। वैसे पढ़ा था हमने एक अध्यावरणीय भी, अध्यावरण होते भी नहीं है कईयों में, लेकिन ज्यादातर पादपों में कौन सा अध्यावरण पाया जाता है? द्वितीय अध्यावरणीय बीजांड होता है। ये बीजांड है, इस बीजांड पर कितने आवरण है? दो, एक और दो। बाहरी जो अध्यावरण है ना, उस बाहरी अध्यावरण से बीज पर बाहरी आवरण का निर्माण होता है, जिसको हम बीज चोल बोलते हैं, बीज चोल। और यहाँ जो ये दूसरा आंतरिक अंदर का जो अध्यावरण है ना, उससे बीज के अंतःचोल का निर्माण होता है, यानी आंतरिक आवरण का निर्माण होता है। तो एक तो बाहरी आवरण हो गया बीज, बीज पर कितने आवरण है? दो। तो बाहरी आवरण है, उसका निर्माण तो किससे हुआ? बाहरी अध्यावरण से। ये तो समझने वाली बात है। बीज पर जो अंदर का आवरण बना, उसका निर्माण अंदर के अध्यावरण से हुआ। तो दोनों अध्यावरण काम आए कि नहीं, ये बताओ। अब बताओ आप, बीजांड के अध्यावरण भ्रूण परिवर्तन के दौरान किस में सहायक? बीज चोल का निर्माण करने में सहायक। कौन समझाएंगे? भ्रूण परिवर्तन के दौरान जो अध्यावरण होते हैं वो किसका निर्माण करने में सहायक है? बीज चोल का निर्माण करने में सहायक है। बाहरी अध्यावरण से किसका निर्माण होता है? बाह्य चोल, जिसको हम टेस्टा बोलते हैं। और ये जो आंतरिक जो अध्यावरण है अंदर का, उससे किसका निर्माण होता है? अंतःचोल, जिसको हम टैगमेन बोलते हैं। तो इस तरह से बीज चोल का निर्माण किससे होता है? बताओ, अध्यावरण से होता है। ठीक इसी प्रकार से ये देखो अध्यावरण तो काम आ गए। यहाँ हम बात करें तो देखो ये जो है बीजांड काय वाला हो गया, बीजांड काय भी तो है। तो बीजांड काय जब हमारा फल बनता है ना पूरा, तो फल बनने में जब भी मतलब पूरा फल बनकर तैयार हो जाता है, उसमें बीज का निर्माण होता है। तो ये जो बीजांड काय होते हैं ना, ये एक तरह से अपराशित हो जाता है, यानी नष्ट हो जाता है, अपराशित हो जाता है या नष्ट हो जाता है। लेकिन कई पादपों में, जैसे काली मिर्च, इंपॉर्टेंट उदाहरण दिया जाता है आपके, काली मिर्च ना, इस काली मिर्च में ये बीजांड काय जो ना, ये बीजांड काय बीजांड के ऊपर ऐसे कैसे दिखता है, मतलब पूरा बीज बनने के बाद में उसके ऊपर दिखाई देता है। बीजांड
काय ऐसे दिखाई देता है काली मिर्च। तो कहने का मतलब जैसे वो दिखाई देता है तो उसको हम बोलते हैं परिभ्रूण कोष। क्या बोलते हैं उसको? परिभ्रूण कोष को। तो इस तरह से ये बीजांड काय कई पादपों में अपृष्ठ हो जाता है, लेकिन कई पादप उनमें एक प्रकार से परिभ्रूण कोष के रूप में क्या हो जाता है, हमें दिखाई देता है। इसी प्रकार से हम बात करें तो ये एक निभाग वाला भाग ये नष्ट हो जाता है, निभाग इसका, और ये हाइलम वाला भाग ये भी नष्ट हो जाता है, यहाँ पर हाइलम वाला भाग हो गया। ये जो बीजांड का जो व्रंथ है ना, ये बीजांड व्रंथ बीज का व्रंथ बनाता है। बीज में आपने देखा होगा जो व्रंथ होता है, व्रंथ, वो व्रंथ किससे बनता है? बीजांड व्रंथ से बनता है। तो इस तरह से आवर्त बीज पादपों में किसका निर्माण हुआ? एक बीज का निर्माण हुआ। अब इसमें देखो कि ये जो अंडाशय है, अंडाशय, इस अंडाशय से किसका निर्माण होगा? फल की वृद्धि का निर्माण होगा। अंडाशय की वृद्धि किसमें सहायक होती है? ये तो पूरा बीजांड तो एक तरीके से बीज बन गया, और ये इसमें आपके प्रकार से यानी करेगा मतलब बीज, यहाँ ये अंडाशय की वृद्धि जो होती है ये एक प्रकार से किसका निर्माण करती है? फल का निर्माण करती है।